एग्ज़ाम नज़दीक क्या है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, यूपी बोर्ड का शुरू हो चुका है, अलग अलग बोर्ड का हो चुका है, बिहार बोर्ड का ख़त्म हो भी चुका है, छत्तीसगढ़ में भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर होना बाकी है, ठीक है ना। जैसे एमपी बोर्ड का पेपर होना बाकी है, यूपी बोर्ड का पेपर होना बाकी है, यूके बोर्ड का पेपर होना बाकी है, तो राजस्थान बोर्ड का बाकी है। तो इन सब लोगों ने कहा सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी समझा दीजिए इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक है राष्ट्रीय आय और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आय और रोजगार के निर्धारण। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेरियस टाइप के क्वेश्चंस समष्टि अर्थशास्त्र का। ये पूरा जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं ये समष्टि अर्थशास्त्र का है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ बताना शुरू कर दिया तो खिचड़ी सी पक जाएगी, आप जो है आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए मैं केवल समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अगर हम नेशनल इनकम की ही बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय गणना, तो राष्ट्रीय आय में अलग अलग अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय कैलकुलेट करने की अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि हमें निकालना है GNP/MP। अब क्या निकालना है वो तो पता चल गया, लेकिन हमें पता ये करना है कि दिया क्या है। दिया हुआ है घरेलू आय 2900 करोड़, स्थिर पूंजी का उपभोग, विदेशों से प्राप्त साधन आय, वस्तु एवं सेवा कर, आर्थिक सहायता, हस्तांतरण, भुगतान। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर घरेलू आय दे रखा है और GNP/MP निकालना है। कौन सी विधि है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि का पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अवधारणा को अवधारणा से बदलना है। घरेलू आय को शॉर्टकट में बोलते हैं हम क्या चीज़? NDP/FC। मतलब हमें NDP/FC दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है GNP/MP बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। हमारे पास और क्या क्या दे रखा है? स्थिर पूंजी का उपभोग, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसावट व्यय बोला जाता है, मूल्यह्रास। विदेशों से प्राप्त साधन आए, इसको हम क्या बोलते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। वस्तु और सेवा कर यानी कि GST, और GST हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आर्थिक सहायता जिसको हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं, और हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, इसको हटा दो। तो आपको जो आइटम दे रखे होते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब क्या करना है? हमें GNP/MP निकालना है। क्या निकालना है? GNP/MP निकालना है। ओके, हमें निकालना है GNP/MP, और GNP/MP निकालने के लिए हमारे पास दिया क्या है? घरेलू आय, यानी कि हमारे पास गिवन है NDP/FC। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं। अब यहाँ पर कन्वर्जन वाला फार्मूला चलता है कि नेशनल को ग्रॉस में बदलने के लिए जोड़ा जाता है मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू को राष्ट्रीय में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ा जाता है विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी कि NFIA, ये फार्मूला होता है। और FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए घटाया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT, ये फार्मूला बन गया। जैसे ही फार्मूला बन जाता है आपको क्या करना है? उसकी वैल्यू रख देना है। हमारे पास घरेलू आय की वैल्यू है कितना? 2900। डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया हुआ है कितना? 150। NIFI दे रखा है माइनस में, यानी कि माइनस का 420। और NIT कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा है। NIT मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और हमारे पास दे रखा है अप्रत्यक्ष कर 360, वस्तु एवं सेवा कर, और आर्थिक सहायता दिया हुआ है 120। ठीक है, अभी हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, बस इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिए। ये हो गया 2900, 150, ये हो गया 0, 5, 9 और 1 10, 2 और 1 3। इसमें से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 420, और जो जगह माइनस हो जाएगा 360 में से 120 को माइनस कर देंगे 240। तो ये कितना हो गया? 3050 माइनस 0, 6,
6, अब घटा दो, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, इधर से 9 में से 6 गया 3, इधर बचा 2, 2390 करोड़। ये हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्या चीज़, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा भी आए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। और डाउट होता है तो बता दीजिएगा मुझे क्या डाउट है। क्वेश्चन ये तो है अवधारणा के एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है निम्नलिखित आंकड़ों से कारक लागत पर निवल मूल्य वर्धित। जब भी हम मूल्य वर्धित की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये उत्पाद विधि है या फिर दूसरा नाम क्या है, मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। जब भी अगर मूल्य वर्धित लिखा हुआ हो, लेकिन अगर ये ना लिखा पूछा जाता है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय की गणना कीजिए, तो कैसे पता करते हैं कौन सी विधि है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है बिक्री, ठीक है, कच्चे माल का स्टॉक, मध्यवर्ती लागतें, स्टॉक परिवर्तन। अगर बिक्री मध्यवर्ती लागतें दे रखा है इसका मतलब ये उत्पाद विधि है, मध्यवर्ती विधि ही है, क्योंकि यहीं पर ही हम उत्पाद का मध्यवर्ती मूल्य की गणना कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है निवल मूल्य वृद्धि कारक लागत पर, इसका मतलब हमें निकालना है एनडीपीएफसी। क्या निकालना है, एनडीपीएफसी, या फिर दूसरा बोलते हैं एनवीएएफसी पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली जब भी हम उत्पाद विधि का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है जीडीपीएमपी या जीबीएएमपी। 2 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी निकालने का फार्मूला होता है जो भी बिक्री का मूल्य होता है, बिक्री प्लस बिक्री में हम जोड़ देंगे स्टॉक में परिवर्तन, जो भी स्टॉक में परिवर्तन होगा फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है आपको, स्टॉक में परिवर्तन, और उसमें से घटा दिया जाता है मध्यवर्ती लागतें या मध्यवर्ती मूल्य, मध्यवर्ती लागतें, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हमारे पास देखिए बिक्री का मूल्य दिया हुआ है कितना, 200, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वैल्यू 200। स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है 10, यहाँ पर लिख देंगे हम 10। मध्यवर्ती लागतें या मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती मूल्य, देखिए एक ही चीज़ है, यहाँ पर दे रखा है कितना 90, तो हमने 90 लिख दिया। तो ये हो गया 210 माइनस 90, हमारे पास जीडीपीएमपी आ गया कितना 021, 120। कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। आप यहाँ पर चाहो तो इसको लिख दो 120 करोड़, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, निवल वर्धित मूल्य। इसका मतलब होता है हमें निकालना क्या, हमें निकालना है एनडीपीएफसी, और जीडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है। मेन फार्मूला ये लग गया। अब कन्वर्जन का है, कैसे, देखिए ये ग्रॉस है, यानी कि सकल मूल्य को शुद्ध मूल्य में घटाने के लिए, निकालने के लिए हमें घटाना पड़ता है किसको, मूल्यह्रास को। मूल्यह्रास यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। डी और डी सेम है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, तो एनपी को एमसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना होता है एनआईटी को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को। हो गया ये। अब वैल्यू रख दीजिए, जीडीपीएमपी हमारे पास आ गया 120। मूल्यह्रास यानी कि स्थिर पूंजी का उपभोग, घिसावट व्यय, ठीक है, अलग अलग नाम से देना रखा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ है, कच्चे माल का स्टॉक दे रखा है, मध्यवर्ती लागतों में ही आ जाता है। उत्पादन शुल्क दे रखा है, ये हमारा एनआईटी में आ जाएगा। अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है, बिक्री हो गया, उत्पादन इकाई में बिक्री के लिए खरीदी गई राशि। तो हमारे पास मूल्यह्रास नहीं है, तो मूल्यह्रास को यूं ही छोड़ देंगे। हमारे पास केवल एक ही आइटम है एनआईटी, और एनआईटी के लिए हमारे पास क्या है, अप्रत्यक्ष कर, वो भी कितना 12। कितना दे रखा है 12। तो अप्रत्यक्ष कर को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, कितना 12। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 108 करोड़। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये था हमारा उत्पाद विधि। लेकिन 3 विधियां और है, मैंने बताया 2-3 विधियां होती। पहली विधि होगी, दूसरी विधि होती है, देखिए इसी विधि में, उत्पाद विधि में कभी कभी हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से बिक्री की राशि की गणना कीजिए। नॉर्मली हमसे पूछा जाता है जीडीपी कैलकुलेट कीजिए, राष्ट्रीय की गणना कीजिए, घरेलू आय की गणना कीजिए। लेकिन
कभी कभी हमारे पास वैल्यू दे रखा होता है, उससे जो है किसी आइटम की वैल्यू पूछ लिया जाता है। मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है वो ना दिया हो, कि आंसर दिया रखता है, कोई आइटम पूछा है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य। इसका मतलब होता है हमारे पास दे रखा है NDPFC, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, मूल्यह्रास दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, हमें निकालना है बिक्री का मूल्य। ठीक है, दिया हुआ है NDPFC। नॉर्मली हमें पता है क्या निकल के आता है, GDP-MP निकल के आता है। तो NDPFC इक्वल टू GDP-MP में से माइनस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन को, इसमें से माइनस कर दिया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तब जाके आता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पूरा फार्मूला लिख देते हैं। पूरा फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती मूल्य या लागत जो भी हो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अब पूरा फार्मूला लग गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यू है सबको रख दो। NDPFC हमारे पास दे रखा है कितना, 300। बिक्री का मूल्य हमें निकालना है शॉर्टकट में, इसको बिक्री ही लिख देते हैं यहाँ पर। स्टॉक में परिवर्तन हमारे पास गिवन है माइनस का 50। ठीक है, मध्यवर्ती मूल्य मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है कितना यहाँ पर 200। डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है 30 और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर गिवन है, देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ही गिवन है कितना है 20, माइनस कर दो 20। अब भाई इसको सॉल्व करना है हमें, केवल सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 300 बराबर बिक्री, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, सारे माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हो गया 50, 250 और ये हो गया 300। ठीक है, तो बिक्री कितना हो गया, तो बिक्री का मूल्य बराबर हो गया, ये माइनस इधर आगे हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 300 प्लस 300, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 600 करोड़। ये हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ ना, दिमाग में बैठा के रखिए। आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया उत्पाद विधि का। फिर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि किस विधि का प्रयोग करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ही विधियों का पता लगाना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ पर डायरेक्टली राष्ट्रीय आय पूछा गया है। अब हमारे पास दिया क्या क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, लाभ, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कुल घरेलू पूंजी निर्माण। जब अब व्यय पढ़ेंगे, जब व्यय दे रखा है, ये व्यय दे रखा है, पूंजी निर्माण दे रखा है और एक आइटम क्या होता है शुद्ध निर्यात या शुद्ध आयात। जब ये 4 आइटम क्वेश्चन में दे रखा हो तो ध्यान में रखना, तो ये कौन सी विधि है, ये है व्यय विधि। कौन सी विधि है ये, व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में डायरेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं GDP-MP। यहाँ पर निजी अंतिम उपभोग व्यय को शॉर्टकट में लिखा जाता है कैपिटल C, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को तो लिखा जाता है कैपिटल G, कुल घरेलू पूंजी निर्माण को लिखा जाता है शॉर्टकट में कैपिटल I, और शुद्ध आयात को लिखा जाता है X माइनस M, क्योंकि ये शुद्ध आयात है तो ये माइनस का होगा। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, GDP इक्वल टू होता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। ये फार्मूला है। C का मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय, G का मतलब होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, I का मतलब होता है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और साथ ही साथ X माइनस M का मतलब होता है शुद्ध निर्यात। प्लस का आयात दे रखा है तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे। निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है 900, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है 400, सकल घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा है 250, और शुद्ध आयात कितना दे रखा है 30। मैंने कहा माइनस का होता है तो ये हो गया माइनस का। सबको जोड़ दो, 9 4 13, 13 और 2 15, 1550 माइनस 30, तो ये कितना हो गया 1520 करोड़। 1520 करोड़ हो गया GDP-MP। बट हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय। क्या पूछा गया बेटा, राष्ट्रीय आय।
और राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में बोला जाता है NNPFC। शॉर्टकट पता होना चाहिए आपको। हमने GDP MP निकाल लिया है, GDP MP। अब GDP MP को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, ये सकल मूल्य को शुद्ध में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना होगा मूल्यह्रास को, यानी कि डेप्रिसिएशन को। समझ में आ गया? ये D यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस करना होगा NFI को, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, और MP को FC में कन्वर्ट करना है तो हमें माइनस कर देना होगा NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए सबकी वैल्यू, GDP हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1520। मूल्यह्रास कहाँ दे रखा है, देखिए ढूंढिए मूल्यह्रास। मूल्यह्रास देखिए स्थिर पूंजी का उपभोग, ये मूल्यह्रास होता है, कितना दे रखा है 20। फिर हो गया क्या NFI, ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, देखिए कहाँ पर है, कारक मतलब साधन, ये हो गया माइनस का 40 प्लस माइनस का 40। और फिर है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ढूंढिए कहाँ पर दे रखा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये दे रखा है 100, ये भी हो जाएगा 100। सारे माइनस के हैं तो माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1520 माइनस ये हो गया 140 160, तो माइनस कर दो 0, 12 में से 6 गया 6, इधर बचेगा 4 में से 1 गया 3, इधर 1, 1360 करोड़। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कौन सी विधि? व्यय विधि। अब क्वेश्चन आय विधि से भी होता है, जब सब पढ़ा रहे हैं तो आय विधि का भी क्वेश्चन बता देना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें। तो जब हम आय विधि की बात करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, जहां पर क्वेश्चन में देखिएगा सभी प्रकार के आय दिए होते हैं। आय मतलब कौन कौन से? साधन आय। और साधन आय में क्या क्या आता है? साधन आय में आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक आ जाता है, लाभ, ब्याज, लगान, किराया और स्वरोजगारी की मिश्रित आय। तो ये सभी प्रकार के साधन आय होते हैं जिनका योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि सकल G राष्ट्रीय NPMP, हमें GNPMP चाहिए। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? लगान, ब्याज, लाभ सब कुछ दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा आय विधि। कौन सी विधि है बेटा? आय विधि, इनकम मेथड। ठीक है, हमें निकालना है GNPMP। और आय विधि का फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले निकल के आता है NDPFC। NDPFC निकल के आता है, तो जो निकल के आता है हमें वही निकालना है, दैट इज NDPFC। ठीक है, हमें निकालना है NDPFC यानी कि घरेलू आय। इसके लिए सभी प्रकार की आयों को जोड़ेंगे। कौन कौन सी आय हमारे पास गिवन है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है, जोड़ दिया, प्लस लगान जोड़ दिया हमने, लगान, प्लस ब्याज, प्लस लाभ, और लास्ट में मिश्रित आय स्वरोजगारों की। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम? मिश्रित आय। ये 5 प्रकार के आय दिया होता है, इन पांचों को जोड़ना है। पारिश्रमिक हमारे पास कितना दे रखा है? 780। लगान दे रखा है 300, लगान की जगह कहीं पर किराया भी लिखा रहता है। ब्याज दिया हुआ है 600, लाभ दे रखा है 320, और मिश्रित आय दिया हुआ है कितना? 830। ओके, अब सभी वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 और 2 5, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28। ये हो गया 2830। अगर जोड़ने में कहीं पर ऊपर नीचे हुआ तो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं मेथड पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जोड़ने में ऊपर नीचे हो रहा है तो ज़रूर बताइए कि सर कहीं पर कुछ गलती हो रही है। अब हमें क्या मिल गया? घरेलू आय मिल गया। हमें घरेलू आय नहीं चाहिए, हमें GNPMP चाहिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमें निकालना है GNPMP इक्वल टू, हमारे पास आ गया NDPFC। क्या करना है? कन्वर्ट करना है, शुद्ध को सकल में कन्वर्ट करना है, तो जोड़ना होगा मूल्यह्रास को। घरेलू को राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना होगा तो जोड़ना होगा NFIA को। FC को MP में कन्वर्ट करना है तो जोड़ना होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT। सभी को जोड़ना होगा, वैल्यू रखो।
एनडीपीएफसी है 2830। डेप्रिसिएशन यानी कि स्थिर पूंजी का उपभोग देखिए कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है डेप्रिसिएशन 120। एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना दे रखा है 100, और प्लस कर देना है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर तो दे रखा है लेकिन कहीं पर सहायता, हाँ सहायता भी दे रखा है। अप्रत्यक्ष कर से सहायता को माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 50। ठीक है, सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब क्या करना है भाई साहब, जोड़ देना है। जोड़िए, कितना हो गया, ये हो गया 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5। तो आगे जोड़ेंगे 1 2 2 8 10, ये हो गया 3050 माइनस 150, तो कितना जाएगा 0 0 9 2, ये आ गया हमारा 2900 करोड़ हमारा आंसर। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी तरीके का आपको डाउट होता है कैलकुलेशन में, हाँ जोड़ने में घटाने में अगर कोई गलतियां होती हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मे भी शायद हो जाए, लेकिन अगर इसके अलावा समझने में कोई डाउट भी है वो भी बताइएगा। समझने में डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो ज़रूर बताइएगा। ये था राष्ट्रीय आय से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि आय और रोजगार के सिद्धांत से भी पूछा जाता है। आय और रोजगार के सिद्धांत या निर्धारण। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो शॉर्ट में आते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में, एमसीक्यूज में, लेकिन जो लॉन्ग में आता है उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। निम्नलिखित से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारे पास दिया क्या हुआ है, स्वायत्त या न्यूनतम उपभोग 100, शॉर्टकट में से लिखते हैं सी बार। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.60, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है एमपीसी, और हमारे पास दे रखा है विनियोग, शॉर्टकट में लिखा जाता है आई, ये दे रखा है 200। हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय, शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको वाई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमेशा राष्ट्रीय आय बराबर होता है C प्लस S, और किसमें नॉर्मली S और I इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसकी जगह हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं y = C प्लस I। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, सब कुछ हमें ये निकालना है, I गिवन है तो C कहाँ से आएगा, यहाँ पर तो C है ही नहीं, तो नॉर्मली C निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, C = होता है C बार प्लस BY। ये होता है स्वायत्त उपभोग और ये होता है प्रेरित उपभोग, जहाँ पर जो B का मतलब होता है MPC। इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पर साफ है कि हमारे पास राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे y = C प्लस I, दैट मीन्स y = C बार प्लस BY प्लस I। अब यहाँ पर सभी वैल्यू को रखिए, तो हमें निकालना है I, y = C बार हमारे पास कितना दे रखा है 100, B हमारे पास दे रखा है 0.6 प्लस, और I कितना दे रखा है 200। सॉल्व करिए बेटा इसको, ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया y माइनस 0.6y = 100, और 200 कितना हो गया 300। ठीक है, अब y मतलब 1y में से 0.6 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4y = 300। अब इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा कि अब हम क्या करेंगे, y = 300 को 0.4 से भाग कर देंगे, 0.4, तो पॉइंट हट गया, 0 यहाँ बढ़ गया, तो 4 से भाग कर दो, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20, और ये हो गया 750। इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय कितना हो गया 750, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले से आता है, हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, उत्तराखंड बोर्ड में भी आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत कम आते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में तो 100% गारंटी, आप में से कोई अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपको तो 100% गारंटी है
कि ऐसे क्वेश्चन आने ही है 3 से 4 मार्क्स में, रोक नहीं सकता कोई भी। अब इसी तरह के एक आध क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था में औसत उपभोग प्रवृत्ति, एक अर्थव्यवस्था में औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का अनुपात दे रखा है 7 और 3। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC और औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS, दोनों का अनुपात दे रखा है 5 और 3 का। जबकि आय का स्तर कितना है 6000, आय मतलब Y कितना दे रखा है यहाँ पर 6000, ठीक है। बचत कितनी होगी हमसे पूछा गया है, S कितना होगा नॉर्मली, ठीक है। ये जो हमारे APC और APC से हमें निकल के आता है, APC ये बताता है कि हम इनकम का कितना भाग जो है खर्च करते हैं, और APS बताता है कि हम आय का कितना भाग बचाते हैं। अब दोनों का अनुपात दे रखा है कि 5 भाग खर्च करते हैं और 3 भाग बचा लेते हैं। टोटल इनकम हमारे पास कितना है 6000 है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बचत कितनी होगी, तो सिंपली अगर बचत की गणना करनी है तो हमें क्या करना है, तो ये हो गया हमारी बचत यानी कि APS इक्वल टू S अपॉन Y। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा Y कितना होगा, Y इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि S कितना है ये, तो ये हो जाएगा APS इक्वल टू 3/8, दैट इज़, अब निकालो बचत यानी कि S बराबर हो जाएगा कुल आय हमारे पास 6000 है, 6000 गुणा 3/8, कैलकुलेट करो भाई कितना जाएगा, 8 × 7 = 56, बचेगा 4, 8 × 5 = 40 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21 और 1 22, ये हो गया हमारा 2250 रुपीज़, 2250 ये हो गया बचत। और ये क्वेश्चन बेसिकली 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है, ध्यान में रखिएगा। 2250 हमारा। यहीं पर अगर हमसे पूछा जाता कि बचत की जगह उपभोग कितना होगा, तो उपभोग कितना है 5, यानी कि उपभोग हो जाएगा APC बराबर 5/8। इसका मतलब उपभोग यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा 6000 × 5/8, तो ये हो जाता 750, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 3750 अगर हमसे पूछा जाता तो इतना आ जाता। ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं 4 मार्क्स में लगभग, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 नंबर में। एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन दे रखा है, देखिए यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है, जहाँ पर C का मतलब होता है उपभोग और Y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। देखिए ये है उपभोग और ये है राष्ट्रीय आय। विनियोग व्यय गिवन है 2000, विनियोग व्यय मतलब आय गिवन है 2000। तो हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय कितना होगा। हमें C भी निकालना है और Y भी निकालना है। हमारे पास गिवन जो है वो देखिए, हमारे पास गिवन है C इक्वल टू 50 + 0.5Y और हमारे पास I इक्वल टू दे रखा है 2000। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संतुलन स्तर की, संतुलन स्तर पर हमेशा Y इक्वल टू होता है C + I। क्या होता है बेटा C + I, जस्ट पहले एक क्वेश्चन बताया था मैंने। तो यहाँ पर Y इक्वल टू हो जाएगा C बार + BY + I। तो यहाँ पर Y की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, ये दे रखा है C बार 50 + 0.5 + I की वैल्यू दे रखा है 2000। तो कैलकुलेट करो, Y - 0.5Y इक्वल टू 2050। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5Y। ठीक है, Y से 0.5 माइनस करेंगे इतना बचेगा और यहाँ पर हमारे हो गया 2050। तो Y इक्वल टू हो जाएगा 2050 बटे 0.5। अब 5 से काट दो, 0 बढ़ाया, ये हो गया 5 × 20, 5 × 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4100। इसका मतलब होता है इनकम कितना हो गया 4100। अब हमसे पूछा गया है भाई क्या होगा, उपभोग व्यय कितना होगा। तो उपभोग व्यय मतलब C इक्वल टू कितना दे रखा है 50, ये दूसरा वाला पॉइंट है, प्लस 0.5Y। तो C इक्वल टू 50 + 0.5
और y की वैल्यू हमने निकाला अभी 4100। तो कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्व करो। ये हो गया 50 प्लस कितना हो गया, 5 का 5, 5 को 20, ठीक है। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2100। ये हो गया हमारा सी। क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ के विनियोग में वृद्धि से परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में 1000 करोड़ की वृद्धि होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछा गया है एमपीसी कितना होगा। हमारे पास दिया क्या है, एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ के विनियोग में वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा आई, ठीक है। 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है, डेल्टा आई दे रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा वाई दे रखा है कितना, 1000 करोड़। जब डेल्टा आई और डेल्टा वाई दे रखा है और हमसे पूछा गया है एमपीसी, तो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखिएगा, हमने पढ़ाएगा निवेश गुणक का, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। तो यहाँ पर के इक्वल टू हो जाएगा 1000 बटे 10 100, यानी कि गुणा कितना हो गया 10, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश की तुलना में 10 गुना अधिक आय की वृद्धि होती है। जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाता है तो के का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। इससे एम पी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो के हमारा हो गया 10 बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ये हो गया 10 माइनस 10 एम पी सी इक्वल टू 1। ये हो जाएगा माइनस का 10 एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस 10, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 9, इधर होगा माइनस का 10 एम पी सी, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया। अब एम पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पी सी इक्वल टू हो जाएगा 9/10, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.9। ये हमारा आंसर हो गया। एम पी सी की वैल्यू पता चल गया। इस तरह के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। डाउट होता है क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो बना चुका हूँ, आपको भेज दूंगा कोई डाउट होता है तो। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल में भी आता है 1 नंबर में, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये लास्ट वाले चैप्टर का है ओपन इकोनॉमी का, कि व्यापार शेष में 5000 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, ठीक है। व्यापार शेष में 5000 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। आयातों का मूल्य दे रखा है, निर्यात कितना होगा। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एक चीज़, कि जब भी हम व्यापार शेष की बात करते हैं, व्यापार शेष इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका फार्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब घाटा का मतलब होता है आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। तो व्यापार शेष घाटा कितना दे रखा है, 5000। निर्यात का मूल्य हमें पता नहीं है, और आयात कितना दे रखा है, 9000। आयात कितना दे रखा है, 9000। ऐसे में निर्यात कितना हो जाएगा, निर्यात इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9000 माइनस 5000, यानी कि 4000। ये हमारा 1 नंबर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया। हमेशा इस फार्मूला को याद रखिएगा, व्यापार शेष की जब भी क्वेश्चन आ गया ये फार्मूला जरूरी है। इसके अलावा 1-2 नंबर में क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो होता है बजट वाले चैप्टर से, जब पर बजट घाटा कैलकुलेट करने के लिए। बजट घाटा 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तीनों निकालने के लिए कहा गया है। हमारे पास दे रखा है उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। सबसे पहले एक आइटम निकालते हैं, हमें निकालना है राजस्व घाटा। याद रखिएगा राजस्व घाटे का फार्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। फार्मूला नहीं भूलना है आपको, फार्मूला ही होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राजस्व व्यय हमारे पास गिवन कितना है, 100, और राजस्व प्राप्तियां कितना दे रखा है, 80। मतलब राजस्व घाटा कितना हो गया हमारे पास, ₹20। ये हो गया राजस्व घाटा, पहला निकल के आ गया। दूसरा पूछा गया राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर
कुल प्राप्तियां, ठीक है। राजकोषीय घाटा मतलब कुल व्यय में से कुल आय को घटा देंगे, लेकिन कुल आय में उधार शामिल नहीं होगा। अब कुल व्यय में दोनों प्रकार के व्यय को शामिल करते हैं। दोनों प्रकार मतलब राजस्व व्यय भी और पूंजीगत व्यय भी। देखिए यहाँ पर राजस्व व्यय भी दे रखा है और पूंजीगत व्यय भी दे रखा है, ठीक है ना। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना, 100 प्लस 110, माइनस कर देंगे दोनों प्रकार की आय को। उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति कितना है 95, और राजस्व आय तो हमें पहले ही दे रखा है कितना 80, तो ये हो गया कितना 210 माइनस 5 17, तो ये हो गया कितना 0 5, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया ₹35। कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं प्राथमिक घाटा। क्या पूछा गया तीसरा, प्राथमिक घाटा। ये हो गया प्राथमिक घाटा बराबर, फार्मूला याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा हमने निकाल लिया है 35, और ब्याज का भुगतान ढूंढिए कहाँ पर है, ये दे रखा है 10, तो 10 शामिल हो गया, तो ये हो गया 25 रुपये हमारा प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा ये बताता है वास्तव में देश के विकास के लिए कितना घाटा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर के नहीं होते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज जितना मैंने क्वेश्चन बताया कुछ कुछ ऐसा ही होगा, आपको तैयार रहना है उसके लिए। आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ अलग लैंग्वेज पे रह गए, मुझे बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा समझाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।